तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भूमिका 2000 वर्ष से भी पहले विद्युत तथा चुंबकत्व दोनों ही के बारे में ही लोगों को ज्ञान था। फिर भी लगभग 200 वर्ष पूर्व 1820 में यह स्पष्ट अनुभव किया गया कि इन दोनों में अटूट संबंध है। 1820 की ग्रीष्म ऋतु में डच भौतिक विज्ञानी हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने अपने एक भाषण के दौरान प्रयोग प्रदर्शित करते हुए देखा कि एक सीधी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी हुई चुंबकीय सुई में सुस्पष्ट विक्षेप प्राप्त होता है। उन्होंने इस परिघटना पर शोध आरंभ किया। उन्होंने पाया कि चुंबकीय सुई तार के विलंबवत तल में तार की स्थिति की केंद्रता वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर संरेखित होती है। इस स्थिति को चित्र 4.1 में दर्शाया गया है। पर यह देखने के लिए तार में पर्याप्त धारा प्रवाहित होनी चाहिए। चुंबकीय सुई तार के काफी निकट रखी होनी चाहिए ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपेक्षा की जा सके। यदि तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय सुई भी घूमकर विपरीत दिशा में संरेखित हो जाती है। तार में धारा का परिमाण बढ़ाने या सुई को तार के निकट लाने चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाता है। तार के चारों ओर यदि लौह चूर्ण छिड़के तो इसके कण तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस परिघटना से ओर्स्टेड ने निष्कर्षण निकाला कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके पश्चात प्रयोगों की गति तीव्र हो गई। सन 1864 में विद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों जैसे मैक्सवेल के एकीकृत करके नए नियम बनाए और ये स्पष्ट अनुभव किया कि प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। हार्टज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी तथा 19वीं शताब्दी के अंत तक सर जेसी बोस ने मार्कोनी के इन तरंगों को उत्पन्न किया था। 20वीं शताब्दी में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। यह प्रगति विद्युत चुंबकत्व के हमारे बढ़ते ज्ञान तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न, प्रवर्धित, प्रेषित तथा संसूचित करने वाली युक्तियों की खोज के कारण हुई। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा विद्युत धारावाही तारों पर बल आरोपित करते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि विद्युत धाराएं किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। हम ये देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन में किस प्रकार कणों को अधिक उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित किया जा सकता है। हम गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा एवं वोल्टताओं के संसूचन के विषय में भी अध्ययन करेंगे। इस अध्याय तथा आगे आने वाले चुंबकत्व के अध्यायों में हम निम्नलिखित परिपाटी को अपनाएंगे। कागज के तल से बाहर और निर्गत विद्युत धारा अथवा क्षेत्र को एक बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। कागज के तल में भीतर की ओर जाती हुई विद्युत धारा अथवा विद्युत क्षेत्र को एक क्रॉस द्वारा व्यक्त किया जाता है। चित्र 4.1 ए तथा चित्र 4.1 बी क्रमशः इन दोनों स्थितियों के तदनुरूपी है। चुंबकीय बल, स्रोत और क्षेत्र। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र बी की अवधारणा को प्रस्तावित करने से पहले हम संक्षेप में ये दोहराएंगे कि हमने अध्याय 1 में अंतर्गत विद्युत क्षेत्र ई के विषय में क्या सीखा। हमने ये देखा कि दो आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया पर दो चरणों में विचार किया जा सकता है। आवेश Q जो कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करता है। E बराबर Q/4πε0 r²। यहाँ यूनिट वेक्टर r, के अनुदिश एकांक सदिश है तथा क्षेत्र E एक सदिश क्षेत्र है। कोई आवेश Q उस क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करके एक बल F का अनुभव करता है। F बराबर QE स्मॉल q कैपिटल Q यूनिट वेक्टर r डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। जैसा कि अध्याय में निर्दिष्ट किया जा चुका है कि विद्युत क्षेत्र E मात्र शिल्प तथ्य नहीं परंतु इसकी भौतिक भूमिका भी है। ये ऊर्जा तथा संवेग संप्रेषित कर सकता है तथा ये तत्क्षण ही स्थापित नहीं हो जाता वरन इसके फैलने में परिमित समय लगता है। क्षेत्र की अवधारणा को फैराडे द्वारा विशेष महत्व दिया गया तथा मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व को एकीकृत करने में सभी धारणाओं को समावेशित किया। अधिक स्थान में प्रत्येक बिंदु पर निर्भर होने के साथ साथ यह समय के साथ भी परिवर्तित हो सकता है, अर्थात ये समय का फलन है। इस अध्याय में हम अपनी चर्चा ये मानेंगे कि समय के साथ क्षेत्र में परिवर्तन होता है, समय के साथ क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता है। किसी विशेष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अथवा अधिक आवेशों के कारण
हो सकता है। यदि एक से अधिक आवेश हैं तो उनके कारण उत्पन्न क्षेत्र सदिश रूप से संयोजित हो जाते हैं। आप पहले अध्याय में ये सीख ही चुके होंगे कि इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। एक बार यदि क्षेत्र ज्ञात हो तो परीक्षण आवेश पर बल को समीकरण 4.2 द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। विद्युत धाराएं अथवा गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसे बी आर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तथा ये भी एक सदिश क्षेत्र है। इसके विद्युत क्षेत्र के समरूप बहुत से मूलकण हैं। इसे अधिक स्थान के हर बिंदु पर परिभाषित किया जाता है और साथ ही समय पर निर्भर कर सकता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत इस प्रकार है। बहुत से स्रोतों के चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक व्यष्टिगत स्रोत के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होता है। चुंबकीय क्षेत्र को लॉरेंज बल देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B, दोनों की उपस्थिति में कोई बिंदु आवेश Q वेग v से गतिमान तथा किसी दिए के समय t पर r पर स्थित विद्यमान है। किसी आवेश Q पर इन दोनों क्षेत्रों द्वारा आरोपित बल को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। F बराबर Q कोष्टक E R प्लस V इंटू बी आर इक्वल टू F विद्युत प्लस F चुंबकीय। इस बल को सर्वप्रथम H.A. लॉरेंज ने एम्पियर तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विस्तृत पैमाने पर किए गए प्रयोगों के आधार पर व्यक्त किया गया था। इस बल को अब लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के बारे में तो आप विस्तार से अध्ययन कर ही चुके हैं। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया पर ध्यान दें तो हमें निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। ये Q, V तथा B पर निर्भर करता है। ऋणावेश लगने वाला बल धनावेश पर लगने वाला बल के विपरीत होता है। चुंबकीय बल Q V इंटू B वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश गुणनफल होता है। सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को समाप्त कर देता है। यह तब होता है जब बल वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की लंबवत होता है। जब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर होती है, इसकी दिशा सदिश गुणनफल यानी क्रॉस गुणनफल के लिए चित्र 4.2 में दर्शाए गए अनुसार पेंच नियम अथवा दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त होती है। तीसरा, यदि आवेश गतिमान नहीं है तब मोड V = 0 तो चुंबकीय बल शून्य होता है। केवल गतिमान आवेश ही बल का अनुभव करता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक ही परिभाषा देने में हमारी सहायता करता है। यदि बल के समीकरण में हल Q, F तथा V सभी का मान एकांक माने तो F = Q VB = QVB sin थीटा यूनिट वेक्टर n, जहाँ थीटा वेग V तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण एक SI मात्रक होता है, जबकि किसी एकांक आवेश 1 कूलाम जो कि B के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड V से गतिमान है पर लगा बल 1 न्यूटन हो। विमेय रीति से हम जानते हैं कि B = F1 QB तथा B का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति कूलाम मीटर है। इस मात्रक को टेस्ला कहते हैं, जिसे निकोला टेस्ला 1856-1943 के नाम पर रखा गया था। टेस्ला एक बड़ा मात्रक है, अतः अपेक्षाकृत छोटे मात्रक जैसे गाउस को प्रायः उपयोग किए थे। एक गाउस यानी कि 10⁻⁴ टेस्ला। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। हम किसी एकल गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विश्लेषण का विस्तार विद्युत धारावाही सीधी क्षण के लिए कर सकते हैं। लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट A की किसी छड़ पर विचार करते हैं। हम किसी चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील वाहक हैं की भांति एक ही प्रकार के गतिशील वाहक मानेंगे। मान लीजिए कि इन गतिशील आवेश वाहकों की संख्या घनत्व n है, तब चालक में कुल गतिशील आवेश वाहकों की संख्या NLA हुई। इस चालक क्षण में अपरिवर्ती विद्युत धारा I के लिए हम ये मान सकते हैं कि प्रत्येक गतिशील वाहक का अपवाह वेग Vd है। अध्याय 3 देखिए। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की उपस्थिति में इन वाहकों पर बल F बराबर NLA Q Vd इंटू V। यहाँ Q किसी वाहक के आवेश का मान है। अब यहाँ NQVd विद्युत धारा घनत्व G तथा मोड NQVd A विद्युत धारा I है। विद्युत धारा तथा विद्युत धारा घनत्व पर चर्चा के लिए अध्याय 3 देखिए। इस प्रकार A बराबर ब्रैकेट NQVd ब्रैकेट A इंटू B = J
LA/B इज इक्वल टू IL/B, F बराबर IL। यहाँ L एक सदिश है जिसका परिमाण L है, जो कि क्षण की लंबाई तथा इसकी दिशा विद्युत धारा I के सर्वसम है। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा सदिश नहीं है। समीकरण 4.4 के अंतिम चरण में हमने सदिश चिन्ह J से L पर स्थानांतरित कर दिया है। समीकरण 4.4 सीधी क्षण पर लागू होती है। इस समीकरण में B बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये कि विद्युत धारावाही क्षण द्वारा उत्पन्न क्षेत्र नहीं है। यदि तार की यादृच्छिक आकृति हो तो हम इस पर लॉरेंज बल का परिकलन इस रैखिक पट्टियों DLJ का समूह बनाकर संकलन कर सकते हैं। F इज इक्वल टू सिग्मा J IDLJ/B, L की बेस J/B। अधिकांश प्रकरणों में संकलन को समाकलन में परिवर्तित कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गति। अब हम और अधिक विस्तार से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने यांत्रिकी कक्षा 11 की पुस्तक अध्याय 5 देखी में ये सीखा कि यदि किसी बल का कण की गति दिशा में अथवा उसके विपरीत कोई अवयव है तो वो बल उस कण पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के प्रकरण में चुंबकीय बल कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है तथा कोई कार्य नहीं होता तथा वेग के परिमाण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि संवेग की दिशा परिवर्तन हो सकता है। ध्यान दीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र के कारण बल QE से भिन्न है, जिसका गति के समांतर अथवा प्रति समांतर अवयव हो सकता है और इस प्रकार संवेग के साथ साथ ऊर्जा को भी स्थानांतरित कर सकता है। हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर विचार करेंगे। पहले उस स्थिति पर विचार करेंगे जिसमें वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। लंबवत बल QV/B अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तुल गति उत्पन्न करता है। यदि V तथा B एक दूसरे के लंबवत है तो कण वर्तुल गति करेगा। यदि वेग v का कोई अवयव है B के कोई अनुदिश हो तो अवयव अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति को चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करेगा। B के लंबवत किसी तल में गति पहले की ही भांति वर्तुल गति ही है, जिसे ये अवयव कुंडलिनी गति उत्पन्न करता है। आपने पिछली कक्षाओं में ये सीख लिया कि यदि किसी कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है तो उस कण पर एक बल mv²r वृत्त के केंद्र की ओर तथा पथ का लंबवत कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। यदि वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है तो चुंबकीय बल वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत होता है तथा अभिकेंद्र बल की भांति इसका परिमाण QV भी होता है। दोनों अभिकेंद्र बल के व्यंजकों को समीकरण के रूप में लिखने पर mv²r = QVB, तो r बराबर mv/QB। जितना अधिक संवेग होगा उतनी अधिक निर्मित वृत्त की त्रिज्या होगी तथा निर्मित वृत्त भी बड़ा होगा। यदि कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तो ओमेगा v = ओमेगा r अतः ओमेगा = 2πV =QB/m। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वेग अथवा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। यहाँ v घूर्णन की आवृत्ति है। v की ऊर्जा पर निर्भर न करने साइक्लोट्रॉन के डिजाइन में एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। ये एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय t = 2π/ओमेगा = 1/v। यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग का कोई अवयव v11 द्वारा निर्दिष्ट है तो कण का पथ कुंडलिनी यानी सर्पिलाकार जैसा होगा। एक घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। समीकरण 4.61 का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है P = V11T = 2πmVh/QB। गति के वृत्तीय अवयव की त्रिज्या को कुंडलिनी की त्रिज्या कहते हैं। विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट नियम। जितनी चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात हैं वे सभी विद्युत धारा अथवा गतिशील आवेश वाहकों तथा कणों के नए चुंबकीय आघूर्णों के कारण उत्पन्न हुए हैं। यहाँ अब हम विद्युत धारा तथा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। ये संबंध बायो-सैवर्ट नियम द्वारा प्राप्त होता है। चित्र 4.7 में एक परिमित विद्युत धारा चालक XY दर्शाया गया है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक से अति अल्प अवयव dl पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस अवयव द्वारा इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dv का मान निर्धारित करना है। मान लीजिए विस्थापन सदिश r तथा dl के बीच थीटा कोण बनता है तथा बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र dv का परिमाण विद्युत धारा I लंबाई अवयव
मॉड डीएल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस क्षेत्र की दिशा डीएल तथा आर के तलों के लंबवत होगी अतः सदिश संकेत पद्धति में डीबी समानुपाती आईडीएल इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आईडीएल इंटू आर डिवाइड बाई आर क्यूब, जहाँ म्यू 0/4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक के उपरोक्त समीकरण तब लागू होता है जबकि माध्यम निर्वात होता है। इस क्षेत्र का परिमाण डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हमने सदिश गुणनफल को गुणनधर्म डी एल इंटू आर इज इक्वल टू डी एल आर sin थीटा का उपयोग किया। चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण 4.71 मूल समीकरण अनुक्रमानुपाती नियतांक म्यू 0/4 पाई का यथार्थ मान है। म्यू 0/4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पीयर। राशि म्यू 0 को मुक्त आवेश की चुंबकशीलता नियतांक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बायो सावर्ट नियम और स्थिर वैद्युत की कूलाम नियम की कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं इसमें कुछ निम्न प्रकार हैं। दोनों दीर्घ परासी हैं क्योंकि दोनों ही स्रोत के परीक्षण बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों ही क्षेत्रों पर धार्यपूर्ण सिद्धांत लागू होता है। इस संबंध में ध्यान दीजिए कि स्रोत आइडियल में चुंबकीय क्षेत्र रेखिक हैं, जैसे कि हमने स्रोत विद्युत आवेश स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखिक हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत जैसे विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत जैसे आइडियल द्वारा उत्पन्न होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्रोत को क्षेत्र के बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन सदिश आर तथा विद्युत धारा अवयव आइडियल दोनों के तलों के लंबवत होता है। बायो सावर्ट नियम में कोण पर निर्भरता है जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में नहीं होती। चित्र 4.9 में दिशा डीएल डैश युक्त रेखा में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। इस दिशा की अनुदिश थीटा इज इक्वल टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तब समीकरण 4.7 ए मॉड डी बी इज इक्वल टू 0 मुख्य दिक्क स्थान की विद्युतशीलता को मुख्य दिक्क स्थान की चुंबकशीलता निर्वात में प्रकाश के वेग में एक रोचक संबंध है। एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c²। इस संबंध में विषय में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के अध्याय 8 में चर्चा करेंगे। क्योंकि निर्वात में प्रकाश का वेग नियत है और गुणनफल म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 परिमाण निश्चित तथा एप्सिलॉन 0 तथा म्यू 0 में किसी भी एक मान का चयन करने पर अन्य का मान स्वतः निश्चित हो जाता है। ऐसे ही मात्रकों में म्यू 0 एक निश्चित परिमाण 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन है। इस अनुभाग में हम विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन में पिछले अनुभाग में वर्णित अत्यल्प विद्युत धारा अवयव यानी आइडियल के प्रभाव को संयोजित किया जाएगा। हम ये मानते हैं कि प्रवाहित विद्युत धारा अपरिवर्ती तथा मूल्यांकन मुक्त दिक्क स्थान निर्वात में किया गया है। चित्र 4.9 वृत्ताकार पास में स्थायी विद्युत धारा आई प्रवाहित होते हुए दर्शाई गई है। पार्श्व को मूल बिंदु XY तल में स्थित दर्शाया गया है तथा पास की त्रिज्या r है। x अक्ष की लूप का अक्ष है। हमें किसी अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र परिकलित करना है। मान लीजिए बिंदु P पास के केंद्र से x दूरी पर स्थित है। पास के चालक अवयव dl पर विचार कीजिए। इसे चित्र में दर्शाई गई है। dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बायो सावर्ट नियम dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल इंटू आर डिवाइड बाई आर क्यूब। अब आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साथ ही पास का कोई अवयव इस अवयव से अक्षीय बिंदु के विस्थापन सदिश के लंबवत होगा। उदाहरण के लिए चित्र 4.9 में अवयव dl yz दिशा में है, जबकि विस्थापन सदिश r अवयव dl के अक्षीय बिंदु P तक xy तल में है। अतः मॉड dl इंटू आर इक्वल टू
आर डी एल इस प्रकार डी बी इजक्वल टू मी 0.4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डी बी की दिशा चित्र 4.9 में दर्शाई गई। डी एल तथा आर द्वारा बने तल के लंबवत है। इसका एक एक्स अवयव डी बी एक्स तथा एक एक्स अक्ष के लंबवत अवयव डी बी परपेंडिकुलर है। जब एक्स अक्ष के लंबवत अवयवों को संयोजित करते हैं तो वे निरस्त हो जाते हैं तथा हमें शून्य परिणाम प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए चित्र 4.9 में दर्शाए अनुसार डी एल के कारण अवयव डी बी परपेंडिकुलर उसकी त्रिज्यता विपरीत डी एल अवयव के कारण योगदान द्वारा निराशित हो जाता है। इस प्रकार केवल एक्स अवयव ही बच पाता है। एक्स दिशा के अनुदिश नेट योगदान पास के ऊपर डी बी एक्स इक्वल टू डी बी कॉस थीटा को समाकलित करने पर प्राप्त किया जा सकता है। चित्र 4.9 के लिए कॉस थीटा इक्वल टू आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट की पावर 1/2। चित्र समीकरण 4.9 और 4.10 डी बी एक्स इक्वल टू मी 0 आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। समस्त पास डी एल अवयवों का संकलन 2 पाई आर प्राप्त होता है जो कि पास की परिधि है। इस प्रकार बी इक्वल टू बी एक्स यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू मी 0 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 3/2 यूनिट वेक्टर आई। उपरोक्त परिमाण की एक विशेष स्थिति के रूप में हम पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ x इक्वल टू 0 तथा हमें प्राप्त होता है b 0 इक्वल टू मी 0 आई डिवाइड बाई 2r यूनिट वेक्टर आई। वृत्ताकार तारकण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार पास बनाती है जिन्हें चित्र 4.10 में दर्शाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा होती है। यह नियम नीचे दिया गया है। वृत्ताकार तार के चारों ओर अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़िए कि उंगलियां विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें। तब इस हाथ का फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बताता है। एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बायो-सैवर्ट नियम को अभिव्यक्त करने वाले एक अन्य वैकल्पिक तथा रुचिकर उपाय भी है। एम्पियर भी परिपथीय नियम में किसी खुले पृष्ठ जिसकी कोई सीमा हो पर विचार किया जाता है। इस पृष्ठ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम विचार करते हैं कि सीमा रेखा बहुत से अल्प रेखा अवयवों से मिलकर बनी है। ऐसे ही एक रेखा अवयव डीएल पर विचार कीजिए। हम इस अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्शरेखी घटक बीटी का मान लेंगे तथा इसे अवयव डीएल की लंबाई से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए बी आई डी एल इक्वल टू बी डॉट डी एल। इस प्रकार के सभी गुणनफल एक दूसरे के साथ संयोजित किए जाते हैं। इस सीमा पर विचार करते हैं क्योंकि जैसे जैसे अवयवों की लंबाई घटती है इनकी संख्या बढ़ती है तथा इनका योग एक समाकलन बन जाता है। एम्पियर का नियम ये कहता है कि समाकलन पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है, अर्थात इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू μ0 आई। यहाँ आई पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा है। इस समाकलन की पृष्ठ की सीमा रेखा सी के संपाती बंध के ऊपर लिया गया है। उपरोक्त संबंध में दिशा सम्मिलित है जो दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त की जाती है। अपने दाएं हाथ के उंगलियों को उस दिशा में मोड़ें जिस दिशा में पास समाकलन लीनियर इंटीग्रेशन बी यानी रेखिक समाकलन बी डॉट डी एल की सीमा रेखा मुड़ी है। तब अंगूठे की दिशा उस दिशा को बताती है जिसमें विद्युत धारा को धनात्मक माना गया है। बहुत से अनुप्रयोगों के लिए समीकरण 4.3a का कहीं अधिक सरलीकृत रूप पर्याप्त सिद्ध होता है। हम ये मानेंगे इस प्रकार के प्रकरणों में ऐसे पास का चयन संभव है जो इस प्रकार का है कि पास के प्रत्येक बिंदु पर या तो बी पास की स्पर्शरेखी है तथा शून्योत्तर नियतांक बी है अथवा बी पास के विलंबत है अथवा बी नष्ट हो जाता है। अब मान लीजिए एल पास की वे लंबाई भाग है जिसके लिए बी स्पर्शरेखी है। मान लीजिए पास में परिबद्ध विद्युत धारा आई है। समीकरण को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं बी एल इक्वल टू μ0 आई। जब किसी निकाय में इस प्रकार की सममिति हो जैसे कि चित्र 4.13 में सीधे विद्युत धारा वही अनंत तार के लिए है तब एम्पियर का नियम
हमें चुंबकीय क्षेत्र का एक सरल मूल्यांकन करने योग्य बनाता है, जो ठीक उसी प्रकार है जैसे गाउस नियम विद्युत क्षेत्र को निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है। इसे नीचे दिए गए उदाहरण 4.8 में दर्शाया गया है। पार्श्व की सीमा रेखा चयन, एक वृत्त तथा चुंबकीय क्षेत्र वृत्त की परिधि स्पर्श रेखीय। समीकरण 4.13 बी के वाम पक्ष के लिए इस नियम से प्राप्त मान B.2πr है। हम ये पाते हैं कि तार के बाहर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखीय तथा इसी प्रकार हम व्यक्त किया जा सकता है B/2πr इक्वल टू μ0I इक्वल टू B इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 2πr। उपरोक्त प्रमाण अनंत लंबाई की तार के लिए है, जो कई दृष्टिकोणों से रोचक है। इसमें ये अंतर निहित है कि r त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर तार के अक्ष छेद का परिमाण समान है। दूसरे शब्दों में चुंबकीय क्षेत्र में बेलनाकार सममिति है, जो क्षेत्र सामान्यतः 3 निर्देशांकों पर निर्भर कर सकता है। केवल एक ही निर्देशांक r पर निर्भर है। जहाँ कभी भी सममिति होती है, समस्याओं के हल सरल हो जाते हैं। इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा एक स्पर्श रेखीय है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की नियत परिमाण की रेखा सकेंद्रीय वृत्त बनाती हैं। चित्र 4.1 सी पर ध्यान दीजिए। लौह चूर्ण वृत्त सकेंद्री में व्यवस्थित हुआ है। ये रेखाएं जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, बंद पास बनाती हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से भिन्न है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशों से आरंभ तथा ऋण आवेशों पर समाप्त होती हैं। सीधे विद्युत धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ऑस्टेड का प्रयोग सैद्धांतिक स्पष्टीकरण करता है। एक अन्य ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि यद्यपि तार अनंत लंबाई का है, तथापि शून्योत्तर दूरी इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत नहीं है। ये केवल तार के अत्यधिक पास आने पर विस्फुटित होता है। ये विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है तथा विद्युत धारा स्रोत से दूरी की व्युत्क्रमानुपाती। लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने का एक सरल नियम है। इस नियम को दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि आपका तना हुआ अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और संकेत करे, तब आपकी उंगलियों को मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। एम्पीयर का परिपति नियम बायो-सैवर्ट नियम से भिन्न नहीं है। दोनों ही नियम विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध व्यक्त करते हैं तथा दोनों ही स्थायी विद्युत धारा के समान भौतिक परिमाणों पर व्यक्त करते हैं। जो संबंध एम्पीयर के नियम तथा बायो-सैवर्ट नियम के बीच है, ठीक वही संबंध गाउस नियम तथा कूलॉम नियम के बीच में है। एम्पीयर का नियम तथा गाउस का नियम दोनों ही परिरेखा और अथवा परिपृष्ठ किसी भौतिक राशि का संबंध किसी अन्य भौतिक राशि जैसे अंतः क्षेत्र उपस्थित स्रोत के बीच संबंध व्यक्त करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि एम्पीयर का परिपति नियम केवल उन स्थायी विद्युत धाराओं पर लागू होता है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। निम्नलिखित उदाहरण हमें परिबद्ध विद्युत धारा का अर्थ समझने में सहायता करेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जबकि एम्पीयर के परिपति नियम को किसी भी पास पर लागू किया जा सकता है, परंतु ये प्रकरण में चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन सदैव ही आसान नहीं बनता। उदाहरण के लिए अनुभाग 4.5 में वर्णन किए गए वृत्ताकार पास के प्रकरण में इसे सरल व्यंजक B इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 2r जो कि पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, प्राप्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। तथापि ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ इसमें उच्च सममिति होती है तथा इस नियम को सुविधापूर्वक लागू किया जा सकता है। अगले अनुभाग में हम इसका उपयोग दो सामान्यतः उपयोग में होने वाले अत्यंत उपयोगी चुंबकीय निकाय प्रणालिका एवं टोरॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को परिकलित करने में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें।